ये वेव्स में हमने लास्ट क्लास में बीट स्टडी किया था, ठीक है। आज एक तो छोटे टॉपिक को स्टडी करना अपना हो चुका है, ठीक है। एनसीईआरटी का तो वेव्स अपना हो चुका है, और कंपेरेटिव पॉइंट से एक दो छोटे टॉपिक है वो एक्स्ट्रा देख लेते हैं, तो ये वेव्स पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। लिखो टॉपिक एनर्जी ऑफ अ प्रोग्रेसिव wave, energy of a progressive wave. Energy of a progressive wave. ये प्रोग्रेसिव वेव याद हो तो प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या, जो वेव आगे बढ़ रही है। हमने दो टाइप की वेव पढ़ी थी, पहली कौन सी थी, प्रोग्रेसिव वेव, मतलब वो वेव दिखता है कि भाई आगे या पीछे जा रही है। दूसरी कौन सी वेव पढ़ी, स्टेशनरी वेव, उसमें बस क्या है वो याद हो तो हार्मोनिक बस बनते, ठीक है ना, आगे या पीछे जाता हुआ नहीं दिखता। तो हम प्रोग्रेसिव वेव की बात कर रहे हैं। तो वेव है, तो वेव में क्या एनर्जी ट्रांसमिट होती है। अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो ये सब पार्टिकल्स है स्ट्रिंग के, मुझे बताओ इनके पास कौन सी एनर्जी होगी। ये पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, आगे पीछे मूव कर रहे हैं, ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, तो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी होती है। और पोटेंशियल, क्यों पोटेंशियल, सही है पोटेंशियल है, पर मुझे बताओ क्यों पोटेंशियल, ऊपर और नीचे जा रहे थे, हाइट पे जा रहे थे, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, एमजीएच वाला पार्ट बोल रहे हो। आंसर सही है, रीजन गलत है। इधर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ग्रेविटी वाली नहीं होती कि ऊपर जा रहा है एमजीएच होगा, नीचे जा रहा है एमजीएच होगा, वो नहीं। दूसरी पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या इलास्टिक होती है, स्ट्रिंग क्या स्ट्रेच हो रही है, तो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलास्टिक, ठीक है ना। इसमें दो टाइप की एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल। बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, वो हमें ना नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगा। पहले स्टेटमेंट लिख लो, ये काम लो, पहले ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करो, स्टेटमेंट लिखवा दो।
चलिए ड्रॉ स्टेटमेंट लिखो डायग्राम के नीचे। अ प्रोग्रेसिव वेव has kinetic energy. A progressive wave has kinetic energy due to motion of particles of the medium. Due to motion of particles of the medium. Due to motion of particles of the medium and potential energy due to elasticity of the medium and potential energy due to elasticity of the medium. ठीक है, अब उसका फॉर्मूला इसमें डिराइवेशन जो कुछ काम का है नहीं, ठीक है ना, वो बोर्ड में तो आने नहीं वाला है, पर बेसिक एक बता देता हूँ, लिखो इसमें आगे बताएंगे। कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग वेव, कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग वेव having mass dm and velocity having mass dm and velocity vt and velocity vt, याद हो तो vt हमने स्टडी किया था, क्या होता है पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है, वो वेव की वेलोसिटी, ठीक है। लिखो इट्स काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय its kinetic energy is given by, अब देखो एलिमेंट है मतलब क्या है, छोटा सा एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब छोटा सा पार्ट, तो छोटा सा पार्ट है तो इसकी क्या कुछ वेलोसिटी होगी, तो जैसे नीचे जा रहा है जो dt है, ठीक है, कि पार्टिकल की इसका मास क्या है dm, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, इस एलिमेंट, वो एलिमेंट बहुत छोटा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बहुत कम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी को k नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं d k, ध्यान रखना है, फिजिक्स में आगे डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई वैल्यू बहुत छोटी हो ना तो आगे नहीं लगाना, तो भाई बहुत छोटा मास है तो क्या लिखेंगे dm, काइनेटिक एनर्जी उसकी बहुत कम होगी तो क्या होगा dk इक्वल टू हाफ dm dt स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, वही फॉर्मूला लिखो। देखिए इसके आगे लिखो, फॉर अ स्ट्रिंग वेव having mass m, for a string wave having mass m, the kinetic energy is given by अब हमें पूरी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो देखो क्या करते हैं, मुझे पूरी वेव की काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो सब ऐसे पार्टिकल्स की एनर्जी मुझे पता है, सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिजिक्स में अगर ऐड करना होगा बेसिकली क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, तो सभी एलिमेंट को मैं इंटीग्रेशन का मतलब ऐड कर रहा हूं, तो इसमें वो वेव इक्वेशन वो सब डालनी होती है, इसकी इक्वेशन बाद में इंटीग्रेट करना होता है, उससे हम जान नहीं रहे, ठीक है, जरूरत है नहीं, मेन अपना आंसर वो काम का है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/4 m स्क्वायर ओमेगा, ये काइनेटिक एनर्जी है 1/4 m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन देखो m तो चलो मास है, t क्या है, एम्पलीट्यूड, और ओमेगा तो क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
ठीक है ना, एक है काइनेटिक एनर्जी मिलती है, ठीक है। आगे लिखो, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब देखो, ड्यू टू इलास्टिसिटी, ड्यू टू इलास्टिसिटी the potential energy, due to elasticity, the potential energy of the element, potential energy of the element will be, potential energy of the element will be, एक पोटेंशियल एनर्जी जो कहां से फोर्स से आता है, तो du इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, f dy, dy लिखना होगा, पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है, तो क्या आएगा f dy, तो u चाहिए, तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ du, मतलब इसका इंटीग्रेशन करो, फाइनली जो आंसर आता है ना क्या आता है, सेम आता है 1/4m h², सेम आती है। लिखिए टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी चाहिए तो क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है ना। आगे लिखो द टोटल एनर्जी ऑफ द वेव, द टोटल एनर्जी ऑफ द वेव, कैपिटल ई ले लो इसको, टोटल एनर्जी ऑफ द वेव कैपिटल ई इक्वल टू k प्लस यू, कैपिटल ई इक्वल टू k प्लस यू, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 m स्क्वायर ओमेगा, 1/2 m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया अपनी टोटल एनर्जी, इस पे बॉक्स बना दें। ओके, अब देखो एनर्जी आ गई। अब एनर्जी वेव में जो है, एनर्जी क्या करती है, फ्लो करती है, एनर्जी पास हो रही है, एनर्जी पास होती है टाइम के साथ, तो दो चीजें और स्टडी करनी होती है। क्या स्टडी करनी होती है, एनर्जी अगर फ्लो हो रही है टाइम के साथ, तो क्या स्टडी करनी है, टाइम के साथ कभी मुझे एनर्जी स्टडी करनी होगी, पावर, क्या स्टडी करते हैं पावर, ठीक है। और दूसरी एक और चीज आती है, वो अभी हमने इतना पढ़ा नहीं है, पर मैं ध्यान दे देता हूँ, क्या होता है इंटेंसिटी, वो मैं समझाता हूँ क्या इंटेंसिटी, बहुत इजीली समझ जाओगे। तो पहले पावर के बारे में लिख लेते हैं, आगे कंटिन्यूएशन में लिखो, द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इन द वेव, द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इन द वेव gives power, the rate of energy transferred in the wave gives power, तो पावर चाहिए, तो P इक्वल टू क्या रेट ऑफ एनर्जी है, तो क्या लिख सकते हैं हम d/dt, तो इसकी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो पावर की इक्वेशन आती है, वो आएगी 1/2 म्यू v स्क्वायर ओमेगा, ये इक्वेशन आती है पावर। देखिए ठीक, ये पावर की इक्वेशन आ गई। एक और चीज जो हमें लिखनी है कौन सी, इंटेंसिटी, ठीक है, वो भी वेव में आ सकता है। इंटेंसिटी की पहले डेफिनेशन बता देता हूँ मैं, बाद में समझाता हूँ क्या है। लिखो डेफिनेशन, लिखो इसमें इंटेंसिटी, इंटेंसिटी
देखो उसमें डेफिनेशन, द फ्लो ऑफ एनर्जी, द फ्लो ऑफ एनर्जी per unit area of cross section, per unit area of cross section in unit time, in unit time is known as intensity of the wave, is known as intensity of the wave, known as intensity of the wave. तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बता सकते हो? डेफिनेशन से याद हो तो हमने पहला चैप्टर जब पढ़ा था मैं बताया था कि अगर डेफिनेशन लिया उससे हम फॉर्मूला बना सकते। बताओ क्या होगा? पर यूनिट है मतलब क्या होता है? वो डिवाइड करना है, तो ऊपर क्या आएगा वो बताओ? एनर्जी, नीचे क्या आएगा? एरिया। तो ऊपर ना ऐसे लिखते हैं डेल्टा एरिया कॉस, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया ना, तो मैं ऐसे लिखता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी हमने एम्पलीट्यूड के लिए यूज किया, क्रॉस सेक्शन एरिया और यूनिट टाइम दिए तो डेल्टा टी। अब एनर्जी अपॉन टाइम वो क्या देगा हमें? पावर। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या? पावर अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो पावर का फॉर्मूला देने का हमने हाफ वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एरिया, म्यू अपॉन एरिया क्या होता है यार? क्या होता है? रो। ये कौन सी डेंसिटी है? लीनियर डेंसिटी। ये एरिया को क्या मिलेगा? वॉल्यूम डेंसिटी। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? हाफ म्यू बाय एरिया क्या होगा? रो वी ए स्क्वायर, इंटेंसिटी की इक्वेशन, ठीक है। देखिए अब ये इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी और पावर दोनों में फर्क। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है एक्चुअली विजुअलाइज कैसे करना वो समझा, ठीक। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, सपोज ये बल्ब है, ठीक है, बल्ब है। अब इसमें ये लाइट वेव ही एमिट हो रही है, मेरी आंखों में जा रही है, ठीक। मतलब क्या? एनर्जी मेरी आंखों में जा रही है, ओके। तो मुझे क्या है? कुछ ये ब्राइटनेस मिल रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसकी जगह सपोज लेजर लाइट डाल दिया, ठीक है, लेजर लाइट डाल दिया। मुझे बताओ बल्ब का पावर ज्यादा होता है, लेजर लाइट का पावर ज्यादा होता है? क्या पावर मतलब क्या? बेसिकली एनर्जी कितनी वो दे रहा है। लेजर लाइट जो होती है उसको एक छोटे से सेल से भी चला सकता है, बल्ब को पूरी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर देनी पड़ती है। कौन ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, दे रहा है? बल्ब। लेजर लाइट बहुत कम पावर होता है, बहुत कम मिली वॉट्स में होता है, बहुत कम होता है, इसका वॉट्स में होता है। पावर बल्ब का ज्यादा है, लेजर लाइट का पावर बहुत कम होता है। कौन ज्यादा ब्राइट? लाइट कौन होता है? मतलब अगर मैं डायरेक्ट देखने की ट्राई करूँ, मुझे इसकी कुछ ब्राइटनेस दिख रही है, वैसे मैं लेजर लाइट को देखने की ट्राई करूँ, क्या वो देख ही नहीं पाएंगे? क्यों? वो बहुत ब्राइट होती है, बहुत ब्राइट होती है। तो यहाँ पे केस आता है इंटेंसिटी। क्या होता है इसमें? लेजर लाइट और बल्ब में क्या फर्क हो सकता है? ये लेजर लाइट है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर तो बेसिकली आई, ठीक है। और दूसरे केस में बल्ब ले लेते हैं, सेम ऑब्जर्वर, इतना ही दूर है, सेम। क्या फर्क है? बल्ब की जो रेज है वो एक डायरेक्शन में जाती है, हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में जा रही है,
तो इस बल्ब की सारी रेज इसकी आंखों में पहुंचेगी, कुछ रेज ही पहुंच पाएगी इस बल्ब की। लेजर लाइट के बारे में समझो, क्या होता है लेजर लाइट में जो लाइट एमिट होती है एक ही लाइन में होती है। तो मैं ऐसे लेजर, ये लेजर लाइट है, ये पॉइंटर है, ठीक है, लेजर लाइट है, तो मैं ऐसे लेजर लाइट ऑन कर तुम्हें दिखेगा नहीं। तो ये लेजर लाइट जो उसकी जो बीम है वो क्या स्ट्रेट जाती है, वो फैलती नहीं, वो खासियत है लेजर की। लेजर वही है, लाइट ही है, बस क्या होती है कॉन्सेंट्रेट होती है, वो एक ही लाइन में जाती है। तो इसमें क्या होगा कि जितने भी ऐसे लाइट रेज आती है मेजोरिटी क्या होगी इसकी ऑब्जर्वर की आंखों में जाएगी, ठीक है। मुझे बताओ किसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, लेजर लाइट में या बल्ब में? लेजर लाइट। इंटेंसिटी का मतलब क्या कॉन्सेंट्रेशन, जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो एनर्जी, वेव ऑफ द एनर्जी जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो इंटेंसिटी क्या होगी, जितनी ज्यादा फैलाव हो इंटेंसिटी क्या होगी। इसलिए लेजर लाइट क्या होती है ब्राइट होती है, बल्ब हमें इतना ब्राइट नहीं दिखता क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है फैलती है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, ये फर्क होता है इंटेंसिटी और पावर। कभी भी इंटेंसिटी विजुअलाइज करना ना तो हमेशा ये विजुअलाइज कॉन्सेंट्रेशन, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा वो क्या होगा इंटेंसिटी उसकी उतनी ज्यादा है, ठीक है। ये कभी शायद ये वीडियो देखा हो या ट्राई किया, नॉर्मल अपना पता है मैग्नीफाइंग ग्लास रखा, तो सपोज धूप में सनरेज में मैग्नीफाइंग ग्लास रखो और पेपर रखा होता है, पेपर जल जाता है, क्यों जलता है मुझे थोड़ा बहुत लेंस का आइडिया हो तो। सन से जो रेज आ रही है वो पैरेलली आती है, इसको कौन सी लेंस बोलते हैं पता है? कॉन्वेक्स लेंस। हम 12th में पढ़ेंगे, डिटेल में अच्छी तरह पढ़ेंगे इसको क्या कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या करता है कॉन्वेक्स लेंस? दो टर्म आते हैं, डाइवर्ज, अगर फैल रहा है तो डाइवर्ज कहते हैं, अगर नजदीक आ रहा है तो कन्वर्ज कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या है? कॉन्केव लेंस डाइवर्ज करता है, तो ये क्या करेगा कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करने से मुझे बताओ इधर सपोज जितना पावर आ रहा है उतना ही पावर यहाँ पे मिल रहा है, तो ऐसा तो क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा बोलो ऐसे कन्वर्ज करने से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, क्या बढ़ा कि एनर्जी है ना इधर कॉन्सेंट्रेट हो, बहुत सारी जगह एनर्जी कौन सा वो पेपर क्या होता है ये होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। इससे पावरफुल एक चीज भी आती है, मिरर होता है, उसको पता है क्या कहते हैं पैराबोलिक मिरर। पैराबोला तो पता है ना, पैराबोला इतना शेप होता है, ठीक है। पैराबोलिक मिरर की एक खासियत है, जितनी भी रेज आती है ना सारी एक स्पेशल पॉइंट पे फोकस होती है, फोकस कहते हैं। तो जो सोलर कुछ सोलर पावर प्लांट्स होते हैं ना उसमें ऐसे रेज आ रही है तो क्या करते हैं, बहुत मतलब अच्छा प्रैक्टिकल आइडिया है, जैसे बनते हैं प्लांट्स जैसे पावर प्लांट्स। सोलर पैनल तो पता होगा, तो अपने काफी घरों में उस समय भी लगे होते हैं, पर वो है ना उतना एफिशिएंट नहीं, उनकी एफिशिएंसी बहुत कम। तो क्या होता है जो पावर प्लांट्स होते हैं ना उसमें क्या करते हैं, ऐसे ये जमीन है तो हर जगह क्या ऐसे मिरर्स लगाते हैं, छोटे छोटे मिरर्स, वो मिरर्स ऐसे अलाइन करते हैं कि ऐसे रेज आ रही है, यहाँ पे मिरर है, रेज आ रही है, रिफ्लेक्ट होके बीच में ना एक सेंट्रल मिरर रखा हो तो उधर हर जगह फोकस, अच्छी तरह फोकस करना हो तो ये पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं। मतलब बेसिकली वो क्या कर रहे हैं इंटेंसिटी बढ़ा, ठीक है, तो उससे क्या एफिशिएंसी काफी बढ़ जाए, ठीक है। तो ये हमने एनर्जी, पावर और इंटेंसिटी इतना स्टडी किया, इसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं और एक थियरी वाला पार्ट है, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, थियरी वाला पार्ट है वो समझा है, वो तो 2 मिनट का काम है, समझा दूंगा, ठीक है। पहले इसके कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं एनर्जी, इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो कैलकुलेटर या फोन यूज कर सकते हो, ठीक है, पर कैलकुलेशन करने देखो क्वेश्चन a 120 hertz wave, a 120 hertz wave on a string, 120 hertz wave on a string has amplitude 0.16 mm, 0.16
mm. How much energy exists? How much energy exists in 80 gram length of string? 80 gram length of string. Correct. On the equation लगाएंगे यहाँ पे E इक्वल टू हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है ना, डायरेक्टली लगा सकते हैं। एन दिया हुआ है 80 ग्राम, तो 80 × 10⁻³ एम्पलीट्यूड
कितना दिया हुआ है 0.16 mm, तो 10⁻³ उसका स्क्वायर। ओमेगा कैसे निकाले? 2 पाई f है ना, ओमेगा को 2 पाई f लिख सकते हैं, तो 2 पाई इंटू f कितना है 120, तो उसका स्क्वायर कर लो कैलकुलेट। कितना आ रहा है? कितना? 7.72 इंटू 10⁻⁻7। तो सबका आ रहा है क्या आंसर? अलग आ रहा है, वो तो करो कैलकुलेट। 5.8 इंटू -5 4 दिखाओ बोल। क्या है? -4 जूल इतनी एनर्जी ट्रांसमिट होगी। Next question. A string of density 5 into 10⁻². String of density 5 into 10⁻² kg per meter. kg per meter is under 80 Newton tension. Is under 80 Newton tension. Is under 80 Newton tension. Okay, full stop. How much power must be supplied? How much power must be supplied to generate sinusoidal waves SNIU SOI DAL sinusoidal SINU SOI DAL sinusoidal waves of 60 hertz, sinusoidal waves of 60 hertz and 6 centimeter amplitude and 6 centimeter amplitude. ये साइनोसॉइडल टर्म उसका मतलब क्या होता है, तो उसको अंडरलाइन कर दो। कभी भी साइनोसॉइडल टर्म है ना, इसका मतलब क्या है, साइन या कॉस। तो हमने जो मतलब इक्वेशन ली थी वो वेव की, वो साइन या कॉस ही था ना, बस वो कहने का मतलब और कुछ। ठीक है, तो जो हमने जो नॉर्मल फॉर्मूला जो सब लिखे वो सब अप्लाई करते हैं। ओके,
इसमें पावर की जो इक्वेशन है P इक्वल टू 1/2 क्या था, म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, v निकालना पड़ेगा, v कैसे निकालें, अंडर रूट टी बाई म्यू, v इक्वल टू t कितना 80, म्यू कितना था 5 × 10⁻², तो v कितना था इधर से, बोलो 40 मीटर पर सेकेंड। अब सब वैल्यूज डाल दो, सब दे रखिए, हाफ म्यू है 5 × 10⁻², वी आर है 40, एम्पलीट्यूड कितना है, क्या 6 सेंटीमीटर, तो 6 × 10⁻², उसका स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी दी है ना 60 हर्ट्ज, तो उसको ओमेगा को क्या लिखेंगे 2πf × 60 स्क्वायर, तो आ गया अपना पावर, क्या है देखिए, क्या 512 511.2 वॉट, कितना पावर हर सेकेंड में, सॉरी हर सेकेंड में इतनी एनर्जी, ठीक है, ये बेसिकली कैलकुलेशन के प्रॉब्लम थे। अब थोड़ा इसमें अलग अलग चेंज ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करो और देखो, अ प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव has progressive harmonic wave has mu equal to 3 × 10⁻² kg per meter, 3 × 10⁻² kg per meter, A equal to amplitude, सब symbol है, A equal to 1 mm, A equal to 1 mm, omega equal to 100 radians per second, omega equal to 100 radians per second, lambda equal to 16 centimeter. Okay, first find total energy passing through origin, find total energy passing through origin from t equal to 0, find total energy passing through origin from t equal to 0 to t equal to pi/2 omega, pi/2 omega, pi ऊपर 2 ओमेगा नीचे, ठीक है, ये निकालना, ट्राई करो, इसमें थोड़ा ट्विस्ट किया, इतने टाइम में एनर्जी निकालनी है, तो कैसे करोगे,
चलो कुछ आइडिया लग रहा है? टाइम दिया हुआ है, कितने टाइम में एनर्जी पूछिए, कैसे निकाले? सिंपल पावर इंटू डेल्टा टी। देखो पी इक्वल लिख लो इक्वेशन जो लिख लो, पी इक्वल टू क्या लिख सकते हम, ई अपॉन डेल्टा टी, है ना, कि एनर्जी इतने टाइम में फ्लो हो रही है। पर इधर जो पी है उधर नीचे लिखना पी एवरेज, एवीजी मतलब एवरेज पावर लेना होता है। पी एवरेज इक्वल टू ई अपॉन डेल्टा टी, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू डेल्टा टी। अब पी का फॉर्मूला हमें पता है, डेल्टा टी निकाल सकते हो ना, ये टाइम दिया हुआ है तो डेल्टा टी आ जाएगा। सब थैंक यू।
यहाँ पे E इक्वल टू क्या होगा, P इंटू डेल्टा टी पावर क्या है, हाफ न्यू वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और टाइम कितना है, डेल्टा टी कितना है, 2 पाई बाय ओमेगा, नहीं क्या पाई बाय इंटू ओमेगा, तो एक ओमेगा कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, वी कैसे निकालेंगे, ओमेगा बाई के दिया हुआ है क्या, अच्छा लैम्डा दिया, तो वी इक्वल टू ओमेगा बाई के की जगह क्या डालेंगे, 2 पाई बाय लैम्डा, तो उसको भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो E इक्वल टू 1/4 पाई म्यू कितना है, ओमेगा सॉरी म्यू ऐसा ही रहेगा, वी कितना होगा, ओमेगा लैम्डा बाई 2 पाई स्क्वायर ओमेगा, तो E इक्वल टू क्या है, 1/8 पाई तो कैंसिल हो गया, म्यू लैम्डा स्क्वायर ओमेगा, ये एनर्जी है। अब सब वैल्यूज पहले हमेशा इक्वेशन बना, ठीक है, अब सब वैल्यूज डाल सकते हो, सब वैल्यूज दे रखिए, डालो ऐसा ही, ये तो मुझे डालने की जरूरत नहीं है, क्या है एनर्जी देख लो, सब वैल्यूज है ऐसा ही में डाल देना, कितना आ रहा है 0.1536 ज्यादा क्या है बोलो, 6 इंटू -6 जूल, मतलब क्या लिख सकते हो, 6 माइक्रो जूल, तीन बजे साढ़े 3 तो जाना क्या फोटो क्या है सिलेबस का, ठीक है 10-15 मिनट एक दो क्वेश्चन और मुझे बस करवाने, उसके बाद चलेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, a string of diameter 4 mm, a string of diameter 4 mm has transverse wave of amplitude 10⁻⁴ meters of amplitude
10⁻⁴ meters. Frequency 10 hertz. Frequency 10 hertz. Tension is 100 Newton and density of wire. Tension is 100 Newton and density of wire is 4.2 into 10⁻³ 4.2 into 10⁻³ kg per meter cube. 4.2 into 10⁻³ kg per meter cube. ठीक है, फुल स्टॉप। अब इसमें अलग अलग पार्ट है। पहले पार्ट में लिखो राइट इक्वेशन ऑफ द वेव। राइट इक्वेशन ऑफ द वेव। ठीक है, ये पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में लिखो फाइंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वेव। फाइंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वेव। एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वेव। उसके बाद तीसरे पार्ट में लिखो फाइंड एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम। फाइंड एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम अक्रॉस द स्प्रिंग। फाइंड एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम अक्रॉस द स्प्रिंग। ठीक है, ये भी अपने आप ही ट्राई करना है। इसमें सब डेटा दे रखा है, ये वेव की इक्वेशन बनानी है, बाकी पार्ट अपने आप सोचना है। वेव की इक्वेशन वाले कौन सी इक्वेशन लिखी? y को कौन सी? दो हमने दो इक्वेशन पढ़ी है। एक वो प्रोग्रेसिव वाली कौन सी? y को a sin kx - ω t वो वाली, और दूसरी कौन सी पढ़ी थी? स्टेशनरी वाली 2a sin kx cos ω। यहाँ से कौन सी? a sin kx - ω प्रोग्रेसिव। ठीक है, इसलिए वो लिखनी है, बस वैल्यूज डाल दो और कुछ नहीं करना। ये नो इक्वेशन लिखनी है y a sin kx - ω t।
इक्वेशन लिख लीजिए, y इक्वल क्या होगा, a sin kx माइनस ओमेगा टी। तो y इक्वल टू, बस इसमें वैल्यूज डालनी है और कुछ नहीं करना है। a की वैल्यू क्या, एम्पलीट्यूड दिया होगा 10⁻⁴, तो इधर 10⁻⁴ डाल देंगे। साइन k निकालना पड़ेगा ना, क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी है, डेंसिटी, डायमीटर वो सब दिया है, टेंशन वो सब दिया है। मुझे बताओ k कैसे निकाला, बोलो। फ्रीक्वेंसी एक दे रखी है ना, फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 हर्ट्ज। हाँ तो v निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू कितना होगा, √T/μ, पर म्यू नहीं दे रखा है। डेंसिटी देखो क्या है, kg/m3, मतलब रो दे रखा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, रो इंटू ए। अब वैल्यूज डालनी है, ठीक है ना। तो टेंशन है 100, रो दिया हुआ है 4.2 इंटू 10⁻³ एरिया। इधर जो ए है, ध्यान रखना है, इधर जो ए है वो एरिया होता है। तो एरिया कितना होगा, डायमीटर दिया है ना, πd²/4, तो ये 4 ऊपर आ गया, d², डायमीटर जो है 4 mm, ये 4 इंटू 10⁻³ उसका स्क्वायर और ये अंडर रूट। तो इधर से v आएगा, क्या आएगा v, इधर v दिया हुआ है, मैं आंसर ऐसा तो बता देता हूँ। v इधर दिया हुआ है 43.53 आ रहा है सर, 43.53 मीटर पर सेकेंड, ये अपना v है। अब k निकाल सकते हैं, ओमेगा भी चाहिए ना सर, तो ओमेगा होगा 2πf, f दे रखा है 10, ठीक है ना, तो 62.8 रेडियन पर सेकेंड। अब k निकाल सकते हो, v इक्वल टू ω/k, तो k इक्वल टू ω/v, तो 62.8 अपॉन 43.5 कितना रहे, 1.44 मीटर इनवर्स। अब आ गया अपना आंसर पहले का, k कितना होगा 1.44, x को ऐसा ही रखना है, माइनस ओमेगा कितना है 62.8, ये अपना पहला आंसर है।
ये पहला पार्ट हुआ अपना। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है? एनर्जी डेंसिटी। ये इस पे स्टार मार्क कर देना, शायद पहली बार ये देखा हो। एनर्जी डेंसिटी, अगर सपोज मैं मास डेंसिटी कहूं तो क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? बोलिए। अब जैसे देखो उसका एग्जांपल समझाता हूँ। ये अपने रूम में एयर है, गैस है, तो गैस में कौन सी इंटरनल एनर्जी? याद है थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि एनर्जी है, इसमें भी इंटरनल एनर्जी। तो वो एनर्जी पूरे गैस में है, मतलब पूरे रूम में फैली हुई, मतलब पूरे वॉल्यूम में फैली होगी। तो एनर्जी अगर वॉल्यूम में फैली हो तो उसकी भी डेंसिटी लिखते हैं, उसको एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। क्या होगा उसका फॉर्मूला? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, उसको एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, लिख लो। एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी उसको मैं ईजी लिख रहा, तो क्या एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो पहले फॉर्मूला बनाओ इसका, एक बार खुद बनाने की ट्राई करो फॉर्मूला। एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन क्या है? वॉल्यूम। मतलब क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा? रो। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा, ये आ गया। ठीक है ना, आप वैल्यूज डाल दो। इसमें ये सब वैल्यूज दे रखी है ना। हाँ, रो कितना है? 4.2 into 10⁻³ एम्पलीट्यूड कितना है? 10⁻⁻⁴ उसका स्क्वायर, और ओमेगा अपना आया था 62.8 उसका स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी, क्या आ रहा है आंसर? 8.28 into 10⁻⁻² यूनिट बताओ क्या होगा? जूल पर मीटर क्यूब। जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये एनर्जी डेंसिटी आ गई। ठीक है, और लास्ट पार्ट में क्या पूछा है? रेट ऑफ एनर्जी फ्लो।
मतलब पावर है ना, वो डायरेक्ट नहीं लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, रेट ऑफ एनर्जी लिख सकते हो, तो रेट ऑफ एनर्जी फ्लो इक्वल टू व्हाट, पावर। पावर ही निकालना है, तो P इक्वल टू, उसका फॉर्मूला तुम्हें पता है, हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। डाल तो वैल्यू दे दिया जाएगा, क्या है 4.5 इंटू -5 वॉट। देखिए ठीक है, ये एनर्जी पे क्या ऐसे अलग थोड़े कैलकुलेशन भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। ओके, अब है ना एक छोटा सा कुछ पार्ट थियरी वाला है, वो मुझे समझाना है, उसके नोट्स मैंने ग्रुप में, अच्छा उसमें मैंने बीच में ना पेज छोड़ा है स्टेशनरी पे, उसमें नोड और एंटी नोड को मैंने ग्रुप में डाल दिए, ठीक है, वो लिख लेना, और इसका भी एक डाल देता हूँ, एक ही पेज का छोटा सा थियरी वाला पार्ट है, बस वो समझा देता हूँ, ठीक है, उसमें शायद एग्जाम में आ जाए, चांसेस कम है, कम फिर भी समझा देता। टॉपिक लिखना मत, वो नोट पे दूंगा उसको लिखना है, बस यहाँ पे ध्यान दो, समझा देता हूँ। क्या स्टडी करना है आपने, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन स्टडी करना है। रिफ्लेक्शन वैसे थोड़ा आइडिया होगा, ये बोर्ड पे दिख रहा है, ये लाइट और वो सब दिख रही है, लाइट ऐसे पास दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, लाइट ऐसे आ रही है, बाउंस होके तुम्हारी आंखों में जा रही है, तो तुम्हें क्या इधर लाइट दिख रही है, क्या कहते हो, रिफ्लेक्शन। लाइट ऐसे आ रही है, बाउंस होती है, वापस उधर जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो हमें रिफ्लेक्शन स्टडी करना है, बट इसमें स्टडी करना है स्प्रिंग में। सपोज ऐसे एक पल्स है, ये वेव है, ठीक, ये इस तरफ आ रही है, और यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, ठीक, फिक्स सपोर्ट। तो क्या होता है, पल्स जब यहाँ पे पहुंचती है ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद पल्स से तो उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, ऐसा है कि उल्टी हो जाएगी और इधर चली जाएगी, मतलब इसमें रिवर्स हो गई, वेव रिवर्स होती है, तो हम क्या कहते हैं इसमें कि इसको एक फेज मिल गया। कितने का फेज मिल जाता है, उल्टा तो कितने का फेज मिल जाता है, 180, मतलब कितने का, पाई का फेज मिलता है। तो इसमें क्या करना है बेसिकली, सपोज इसकी इक्वेशन दे रखी है, ये इसको y1 ले लेते हैं, इसको y2 ले लेते हैं, इसकी इक्वेशन दे रखी है a sin kx माइनस ओमेगा, तो इसकी इक्वेशन दे रखी है, मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है, क्या लगता है क्या होगी इक्वेशन, a तो ऐसा ही रहेगा, sin, पहले ये बताओ kx माइनस ओमेगा या kx प्लस ओमेगा, उल्टी डायरेक्शन में जा रही है ना, तो kx प्लस ओमेगा टी, और जो दूसरा दिखा है वो उल्टी हो गई है, तो और कितने का मिलता है, फिर पाई का, प्लस क्या होना चाहिए, पाई, जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनको पता होना चाहिए, प्लस पाई करे तो क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, तो क्या होगा, माइनस ए साइन के एक्स प्लस, ये उसकी रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन, ठीक है। मुझे इसमें डायग्राम से समझाओ, ये प्लस का तो समझ में आया, उल्टा जा रहा है, माइनस क्या दिखाता है, नीचे हो गया, नेगेटिव, ठीक है ना, तो ऐसे हो जाता है। ओके, अगर सपोज सपोर्ट फिक्स ना हो, तो ऐसा कुछ दिया कि तो जैसे पल्स आ रही है, यहाँ पे एक पार्ट कनेक्टेड, इधर ऐसे रिंग से कनेक्टेड, ये रिंग मूवेबल है, क्या लगता है अब पल्स अगर इधर आएगी क्या होगा, रिंग कहाँ पे जाएगी, ऊपर जाएगी, क्योंकि वो उसके साथ मूवेबल है। अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है, तो क्या होता है इस केस में, जब पल्स यहाँ पे पहुंचती है ना, तो ऐसे रिंग है ना, ऐसे ऊपर चली जाएगी, कितना ऊपर जाएगी, 2a, डबल ऊपर जाती है, वापिस रिंग तो ऑब्वियसली नीचे आएगी, तो उसके बाद क्या होगा, पल्स वापिस अपनी डायरेक्शन में चली जाएगी, इसमें रिवर्स नहीं, वापिस अपनी डायरेक्शन में चली जाएगी। इसमें मुझे समझा सकते हो, इसका एम्पलीट्यूड ए है, तो ये 2a क्यों जाएगा, ये डबल ऊपर जाएगा, क्यों ऐसा,
हम ये अभी एनर्जी स्टडी किया उसके फॉर्म में देखो, पल्स आ रही है मतलब बेसिकली एनर्जी आ रही है, वो सारी एनर्जी किसको मिल रही है? स्प्रिंग को मिल रही है। तो इसमें कौन सी एनर्जी? काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी। तो ये दोनों एनर्जी पूरी इसको मिलती है, इसलिए एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है इसका? डबल। तो वापिस आएगा तो ये इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, इसकी एक ट्रिक भी होती है जो कॉम्पिटिटिव पार्ट में बहुत अभी पूछा नहीं है, पर इसमें हेल्प कर सकता हूँ मैं। क्या होता है, तुम्हें जानना हो कि इधर क्या हो रहा है, तो इसके ना मिरर इमेज दे। ऐसा मान लो कि एक आइडेंटिकल पल्स से इस तरफ आ रही है, अब ये दोनों इस तरफ आ रही है, बताओ क्या होगा? ए और ए से आ रही है, याद है ना, इसको हमने ड्रॉ भी किया था, कितना ऊपर जाएगा? 2a। ठीक है, वापिस नीचे आ रही। इसमें ड्रॉ करना है सर, तो मान सकते हो इसकी मिरर इमेज क्या लेनी है? उल्टी, जैसे पल्स आ रही, दोनों इधर आ रही है, यहाँ पे तो क्या होगा? कैंसिल ही होगा, ये भी बात नहीं इधर चलिए। ठीक, जैसे इसका बिहेवियर। ठीक है, थियरी वाला पार्ट है वो भी भेज दूंगा लिख के। ठीक है, अपना ये वेव पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, मॉड्यूल में है ना, मैं ये वो भी ग्रुप में डालूंगा, सारे नहीं करने, मॉड्यूल में तो काफी एक्स्ट्रा दिया हुआ है, एडवांस लेवल पे भी दिया हुआ है। जो पार्ट करना है वो मैं बोल दूंगा कौन सा सेक्शन अटेंड करना है। ठीक है, इतना ही अटेंड करना, मेन नीट पूरा अपना कवर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीक से हम ऑसिलेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वो बड़ा चैप्टर नहीं, वो छोटा ही चैप्टर है, वो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, ये 5:30 बजे अपना वापस क्लास नहीं होगा, अभी मैथ्स का क्लास होगा।